रिकॉर्डिंग ऑन करती है। गुड आफ्टरनून क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार बताना ऑनलाइन बच्चे भी। यस, कुछ क्वेश्चंस करा रही हूँ मैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस करा रही हूँ आपको कंपनीज एक्ट के। बचे हुए जो क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, जो मुझे लग रहे हैं थोड़े टिपिकल है वो मैं खुद करा देती हूँ। स्टार्ट करेंगे रिवर्स ऑर्डर में, बिल्कुल एंड पे आओ एक बार। यही है आई थिंक लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 थ्योरी क्वेश्चन है। पेज नंबर तुम्हारा चल रहा है 247। ये थ्योरी क्वेश्चन है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायलेट्स हमने पढ़ रखी है, आप लिख सकते हो। जो सबसे टिपिकल क्वेश्चन है ना ये वाला है, ये तुमसे खुद से होता नहीं, इसलिए मुझे करवाना जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 31 अच्छे से समझना, पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए क्लास में, वरना ये क्वेश्चन समझ में तुम्हारे नहीं आएगा। देखो क्या दिया हुआ है, मॉक टेस्ट पेपर में क्वेश्चन आया है आपके ये वाला कि जगन्नाथ ऑयल्स लिमिटेड एक कंपनी है। कैसी कंपनी है बेटा? पब्लिक कंपनी। इसमें कितने मेंबर्स हैं? 220, जिसमें से 25 मेंबर जो हैं वो एम्प्लॉय थे। कितने समय से कितने समय तक? 1 अप्रैल 2006 से 28 जून 2016 तक ये एम्प्लॉय थे, ठीक है। ऑन 1 दिसंबर 2016 ईच ऑफ these 25 members acquired shares in Jagannath। एक मिनट आगे की लाइन छूट गई। They were allotted shares in Jagannath Oil Limited first time on 1 जुलाई 2007। 1 अप्रैल 2006 से लेकर 1 जुलाई 2007 तक इनके पास शेयर्स नहीं थे, नहीं थे ना। और ये शेयर्स इन्होंने बाद में बेच भी दिए ऑन 1 अगस्त 2016 को। आफ्टर सम टाइम ऑन 1 दिसंबर 2016 इन लोगों ने वापस से इस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, जो इनके पास आज तक है, जो इनके पास आज तक है। नाउ द कंपनी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू अ प्राइवेट कंपनी, और आपको ये बताना है कि क्या प्रेजेंट सिनेरियो में जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड को अपने नंबर ऑफ मेंबर्स को कम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। बेटा कम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? यहाँ पर देखो, ये जो 25 मेंबर थे, कहाँ से 25 मेंबर थे? दे वर एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ व्हाट? 1 अप्रैल 2016 टू 28 जून 2016, ठीक है। और इनको जो है ना, इनके पास शेयर्स जो आए हैं वो कब आए हैं? 1 जुलाई 2007 को। 1 जुलाई 2007 से पहले ये सिर्फ मेंबर्स है, ये सॉरी सिर्फ एम्प्लॉयज है, दीज आर नॉट द मेंबर्स। पढ़ के देखो एक बार, ये सिर्फ उस दौरान क्या है? एम्प्लॉयज है, दे आर नॉट द मेंबर्स। आप लिमिट याद करो, हमने बोली थी मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है मेंबर्स की? 200, जिसमें किनको काउंट नहीं करते? एम्प्लॉय कम मेंबर्स, एक्स एम्प्लॉय कम मेंबर्स। आगे बोला है ना कन्वर्ट करना चाहती है बेटा किसमें? प्राइवेट कंपनी, तो 200 की लिमिट लगेगी कि नहीं लगेगी? ठीक है, तो इसके अंदर किसको शामिल नहीं करते थे 200 में? एम्प्लॉय कम मेंबर्स, एक्स एम्प्लॉय कम मेंबर्स। अब ये जो है ना 25 मेंबर, ये एम्प्लॉय थे इस पीरियड के दौरान, ठीक है। लेकिन आफ्टर सम टाइम ऑन 1 दिसंबर 2016 ईच ऑफ दोस 25 मेंबर्स एक्वायर्ड शेयर्स अगेन। बीच में इन्होंने अपने शेयर्स बेच भी दिए। इस पीरियड के दौरान दीज वर ओनली द एम्प्लॉयज, दे आर नॉट द मेंबर्स। मेंबर ये कब बने हैं? 1 जुलाई 2007 को। एम्प्लॉय कम मेंबर्स को शामिल नहीं करते। 1 अप्रैल 2006 से लेकर 1 जुलाई 2007 तक क्या ये मेंबर्स थे? नहीं थे। इनको शेयर्स फर्स्ट टाइम कब अलॉट हुए हैं? ऑन 1 जुलाई 2007। ये तो काउंट होंगे, और काउंट होंगे तो 220 है, इसको नंबर कम करना पड़ेगा। अब इन्होंने सेकेंड पार्ट पूछा, व्हाट विल बी योर आंसर इफ द अबव 25 मेंबर्स वर द एम्प्लॉय इन जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड। शुरू से एंड तक एम्प्लॉयज अगर होते तो एम्प्लॉय कम मेंबर्स में चले जाते, एम्प्लॉय कम मेंबर्स में चले जाते तो 25 को घटा दो, लिमिट आ जाएगी 195। नो नीड टू रिड्यूस द नंबर, नो नीड टू रिड्यूस द नंबर। समझ आई बात की नहीं आई? बताओ बेटा, किनको नहीं लेते? एम्प्लॉय कम मेंबर।
और ये जो है ये एम्प्लॉय तो है 1 अप्रैल 2006 से लेकर के 1 जुलाई 2007 तक, लेकिन उस बीच में इनके पास मेंबरशिप नहीं है। इनको पहली बार शेयर अलॉट हुए कब है? ऑन 1 जुलाई 2007। ठीक है, इस वजह से काउंटिंग में आएंगे। तो पहले का तो आंसर क्या आएगा? पहले का आंसर आएगा नंबर रिड्यूस करना पड़ेगा। और सेकंड का आंसर क्या आएगा? अगर शुरू से लेकर लास्ट तक एम्प्लॉय होते तो एक्सक्लूड हो जाते। एक्सक्लूड हो जाते तो लिमिट कितनी आ जाती? 195। 195 विद इन लिमिट है, अलाउड है। याद रहेगा, ये क्वेश्चन एमटीपी में डाला गया है और प्राइवेट क्वेश्चन में, कंपनी के केस में इससे टिपिकल क्वेश्चन नहीं हो सकता। जो मोस्ट सबसे ज्यादा वो डिफिकल्ट डाल सकता था ना, वो ये सिनेरियो है। तो आप याद रखना, आपको क्या देखना है? एम्प्लॉय कम मेंबर्स, उनको शामिल नहीं करते। सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं है, वर्ड क्या है? एम्प्लॉय कम मेंबर्स। नेक्स्ट है इसके अंदर, देखो ये सिंपल है, आप आराम से कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है। कि एक कंपनी है, मेंबर्स की डेथ हो गई, क्या कंपनी बंद हो जाएगी? क्या नहीं होगी, परपेचुअल सक्सेशन है भाई। इसको पढ़ो एक बार, क्वेश्चन नंबर 29। पेड अप कैपिटल राम प्राइवेट लिमिटेड की 10 करोड़ है। 7 लाख तो इक्विटी शेयर्स हैं और 3 लाख प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ₹100 ईच। ठीक है, हम प्रेफरेंस को काउंट करते ही नहीं है, हमें देखना क्या है? सिर्फ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, यहां तक समझ आई बात? इसमें क्या बोला? लखन प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग 3 लाख इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर हमें देखना ही नहीं है। तो क्या ये मोर देन 50% है? नहीं है। क्या होल्डिंग सब्सिडरी की रिलेशनशिप आएगी? नहीं आएगी। ठीक है, वेदर राम प्राइवेट लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ लखन प्राइवेट लिमिटेड, द आंसर विल बी नो। सेक्शन 287 के अकॉर्डिंग सब्सिडरी कौन होती है बता के आना। ऑन विच द होल्डिंग कंपनी हैज कंट्रोल, टू फॉर्म्स में क्या? होल्ड्स मोर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, या फिर एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लिखा होगा ये चीज, तो ये चीज यहाँ पे दी है। क्या बेसिक था वो मैंने तुम्हें बता दिया। एमटीपी का क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट डले हैं वो करा रही हूं मैं। ये वैसे मैंने क्लास में लिया था आई थिंक दोनों बैचेस में। होल्डिंग सब्सिडी का क्वेश्चन याद आ रहा है क्या बच्चों? ये वाला एक बार दोबारा देख लो। चलो, पीसी प्राइवेट लिमिटेड और इसकी सब्सिडरी है केएल प्राइवेट लिमिटेड। इनके पास 90,000 और 70,000 शेयर है एक कंपनी के जिसका नाम है पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड। टोटल कितने हुए? 1,60,000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 करो, हर शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। 16 लाख हो गए कि नहीं हो गए? 30 लाख में से 16 लाख इनके पास है, मोर देन 50% है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडरी है इन दो कंपनियों की? बीसी, देखो बीसी की सब्सिडरी है केएल प्राइवेट लिमिटेड। चाहे आपके पास हो चाहे आपकी सब्सिडरी के पास, मिला के हो, मोर देन 50% है। तो यहाँ पर पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड को इनकी सब्सिडरी बीसी प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी माना जाएगा। क्वेश्चन यही है, वेदर पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ बीसी प्राइवेट लिमिटेड। आंसर इज यस। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डिफरेंस इट विल मेक। आंसर में क्या डिफरेंस आएगा अगर केएल प्राइवेट लिमिटेड के अकेले के पास इतने शेयर्स होते? तब भी आंसर सेम रहेगा भाई, चाहे तुम्हारे पास हो चाहे तुम्हारी सब्सिडरी के पास हो। ठीक है, आंसर सेम ही रहेगा। मोर देन 50% है तो यहाँ पर कंट्रोल माना जाएगा। ठीक है, आपको याद आ रहा हो तो एक चीज पढ़ी थी हमने, ए की सब्सिडरी बी, बी की सब्सिडरी सी, तो सी को ए की भी सब्सिडरी माना जाएगा। अ कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज अ सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग इवन इफ द कंट्रोल इज ऑफ अनदर सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग। ये आया था पॉइंट वहां पे, ए की सब्सिडरी बी, बी की सब्सिडरी सी, तो सी को ए की भी सब्सिडरी माना जाएगा। तो ये पॉइंट है यहाँ पर आपका सब्सिडरी कंपनी। 287 वही सेक्शन आपको देखे आना है, दो तरीके से कंट्रोल होता है। एक क्वेश्चन ये वाला देखो, एके प्राइवेट लिमिटेड ने बोरो किए हैं 36 करोड़ पीके फाइनेंस लिमिटेड से। मेमोरेंडम में मैक्सिमम पावर कितनी दी हुई है? 30 करोड़। क्या लायबल है पेमेंट के लिए, और है तो कितना? ओनली अप टू ₹30 करोड़, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट विच इज गिवन इन द मेमोरेंडम। क्या लगेगी? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायलेट। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायलेट। और केस का नाम भी दे सकते हो एशबरी वाला, एशबरी रेलवे एंड आयरन कैरेज कंपनी लिमिटेड अगेंस्ट रिचर्ड। आंसर की रीडिंग लगाना है। यहाँ मैं क्या डिस्कस कर रही हूँ? लॉजिक।
क्या डिस्कस कर रहे हैं अपन? लॉजिक, कि कैसे आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, इस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं क्योंकि ओपीसी में बदला था ना इन्होंने, 180 की 182 डेज की जगह 120 डेज कर दिया ना, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो, ए जो है इंडियन सिटीजन है जिसने इंडिया में स्टे किया है फॉर अ पीरियड ऑफ 115 डेज। अब बताओ ओपीसी बना सकता है क्या? नॉमिनी बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। दूसरा देखो, अब ये अपॉइंट कर रहा है मिस्टर बी को एज अ नॉमिनी जो फॉरेन सिटीजन है लेकिन उसने 130 डेज इंडिया में स्टे किया है। अब बोलो, नहीं बना सकता। इंडियन सिटीजन, याद करो, इंडिविजुअल, नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, वेदर रेजिडेंट और नॉट, रिजाइडेड इन इंडिया फॉर 120 डेज। फॉरेनर कहाँ बन सकता है भाई? नहीं बन सकता ना। कंडीशन याद करो, नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन और 120 डेज इन इंडिया। 120 डेज तो सेटिस्फाई कर रहा है बट इंडियन सिटीजन नहीं है, कैन नॉट बिकम अ नॉमिनी। याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 आरटीपी में डला है, लेटेस्ट वाले क्वेश्चन है, बेसिकली वो देख रहे हैं हम। नरेंद्र मोटर लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है, एक कंपनी है प्राइवेट कंपनी शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, having a share capital of 10 crore in the form of 10 lakh shares rupees 100 each. नरेंद्र मोटर लिमिटेड जो गवर्नमेंट कंपनी है is holding 5,05,000 shares in शाह ऑटो, मोर देन 51% है। गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी बन गई। गवर्नमेंट की सब्सिडरी को गवर्नमेंट ही तो माना जाता है। कुछ याद आ रहा है ऐसा लॉजिक? तो क्या पूछा गया ये सुनो, एडवाइस एज अ लीगल एडवाइजर वेदर शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी। द आंसर इज यस। गवर्नमेंट की सब्सिडरी को भी गवर्नमेंट माना जाएगा। कहीं ना कहीं आंसर पार्ट में ये लाइन आ रही होगी, मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ, देखो। A subsidiary of the government company is also termed as government company. Yes, Shah Auto Private Limited being subsidiary of Narendra Motor Limited also considered as government. याद रहेगी चीज, गवर्नमेंट की सब्सिडरी को भी गवर्नमेंट माना जाएगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। मिस्टर ध्रुव को अपॉइंट किया गया एम्प्लॉय की तरह इन सन मून टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी में, और ये बोला गया कि जॉब छोड़ने के बाद हमारे कस्टमर्स को तोड़ोगे नहीं। कॉर्पोरेट वेल थ्योरी, एक्सेप्शन, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, याद आ रहा है? फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट, गिलफर्ड मोटर कंपनी अगेंस्ट हॉर्न। हॉर्न पे रेस्ट्रिक्शन था, हमारी कंपनी छोड़ने के बाद हमारे कस्टमर्स को तोड़ोगे नहीं, ठीक है, याद आ रहा है? उसने नई कंपनी बनाई थी, अब ये भी वही करेगा। आफ्टर सम टाइम ही वॉज फायर्ड फ्रॉम द कंपनी, इसने खुद का बिजनेस सेटअप किया, अंडरकट द सन मून टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड प्राइजेस on the legal advice of legal consultant and refrain from the provision of breach of contract. कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन से बचने के लिए, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट टूटा है ना, कॉन्ट्रैक्ट क्या टूट गया, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था, हमारी कंपनी के कस्टमर को तोड़ोगे नहीं। अब ये तोड़ तो रहा है क्योंकि इसने प्राइस कटिंग करके उनको तोड़ने की कोशिश की है। अब यहाँ पे क्या हुआ, टू रिफ्रेन फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या बना दिया, न्यू कंपनी। क्या नाम रखा, सेवन स्टार्स टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड। सेवन स्टार्स टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड। इन दिस कंपनी उसकी वाइफ, उसके फ्रेंड मिस्टर ध्रुव, फ्रेंड ऑफ मिस्टर ध्रुव, वेर द सोल शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर्स। दे टुक ओवर द ध्रुव बिजनेस, कंटिन्यूड इट, फाइल्स अ सूट। पहले वाली जो कंपनी है वो केस फाइल कर रही है, किसके खिलाफ, सेवन स्टार्स के खिलाफ, कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, आप हमारे कस्टमर्स को तोड़ रहे हो। बिल्कुल सेम मैटर है जैसा कहाँ हुआ था, गिलफर्ड मोटर कंपनी अगेंस्ट ओडवल, याद आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल हो जाएगी। केस का नाम क्या दिया है, गिलफर्ड मोटर कंपनी अगेंस्ट। और इन्होंने ये लाइन जो दी हुई थी ना बेटा, टू रिफ्रेन फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इससे इसने लिंक करके क्या लिखा है, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। ये वर्ड आ रहा होगा कहीं भी, देखना, एज अ मेयर डिवाइस टू इवेड लीगल ऑब्लिगेशन। ये कंपनी बनाई जा रही है सिर्फ और सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन से बचने के लिए।
कि आपके ऊपर केस फाइल ना किया जाए। बेटा ये क्वेश्चन मेन एग्जाम में आता और आरटीपी का आंसर नहीं होता तो मैं किस में डाल के आती, इट इज अ केस ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट और इलीगल पर्पस। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट का पॉइंट नंबर 5 था और उसी के अंदर तुम्हें ये केस 9 भी दिया हुआ है, गिलफर्ड मोटर कंपनी अगेंस्ट हॉर्न। बेस्ट आंसर तो वही है, बेस्ट आंसर तो वही है, लेकिन जो आरटीपी में आंसर दिया हुआ है उसको मैं छोड़ भी नहीं सकती, इसलिए मैंने आपको बताया कि इन्होंने वर्ड यूज किया है, इट इज अ मेयर डिवाइस टू इवेड लीगल ऑब्लिगेशन। सिर्फ इससे बचने के लिए ही तो आपने कंपनी बनाई है। इन्होंने बोला गया हाँ हाँ, क्या फर्क पड़ता है, आप डायरेक्टली करो या इनडायरेक्टली करो, बात तो एक ही है। नहीं है इस केस में हमने बोला एक्सेप्शंस में क्या मानते हैं, तुम और तुम्हारी कंपनी एक ही है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कंपनी बनाने का इरादा गलत था, तुमने कंपनी सिर्फ इसी पर्पस के लिए बनाई है। थोड़ा बहुत फैक्ट्स में चेंज किया जा सकता है ना, क्वेश्चन की फॉर्म में जब देते हैं थोड़ा बहुत चेंज तो करेंगे। गिलफर्ड मोटर कंपनी और हॉर्न नाम थोड़ी ना रखे हैं, नाम बदले कि नहीं बदले, हाँ फर्क नहीं पड़ता उस चीज का, चाहे तुम्हारा कंट्रोल डायरेक्टली हो चाहे तुम्हारा कंट्रोल इनडायरेक्टली हो, काम तो तुम ही कर रहे हो। जो काम तुम नहीं कर सकते तुम्हारी कंपनी भी नहीं कर सकती। इसके अंदर क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पर, ऑन कंसिडरिंग द डिसीजन टेकन इन गिलफर्ड मोटर कंपनी अगेंस्ट हॉर्न, फैक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम गिवन, इट इज वेरी मच क्लियर कि 7 स्टार टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड इट इज जस्ट फॉर्म टू इवेड द लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ द एग्रीमेंट Mr. Dhruv and between Mr. Dhruv and Saman Timber Private Limited. Hence, 7 Star Timber Private Limited is just a shame, just a clock, and separate legal entity was disregarded. सीधी सी बात है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के एक्सेप्शन नंबर 5 में ले जाना, फ्रॉड, इम्प्रॉपर कंडक्ट, अनलॉफुल पर्पस, वो डाला। एक लाइन एडिशनल डाला ना, मेयर डिवाइस टू इवेड द लीगल ऑब्लिगेशन, मेयर डिवाइस टू लिबेट द लीगल ऑब्लिगेशन। समझ आई चीज की नहीं आई बताओ मुझे? सेम वैसा ही मैटर है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वाला ही केस है। देखो मैंने कहा था आपसे आईसीआई ने केस डिस्क्राइब नहीं किया, अपनी आईसीआई में इसका मैटर नहीं है, इसका मैटर मैंने आपको अलग से करवाया था और क्वेश्चन देखो पूछ लिया, इसी वजह से डेमलर कंपनी लिमिटेड का भी केस करवाया तुम्हें, ये पूछ लेता है फिर। सेक्शन 8 कंपनी बनाई गई थी जब उसका ऑब्जेक्ट क्या था, प्रमोट द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ पुअर सेक्शन। अब फॉलो नहीं कर रही, अब इसे गवर्नमेंट चाहती है मर्ज कर दे विद अनदर सेक्शन 8 कंपनी जिसका ऑब्जेक्ट है टू सेव द गर्ल चाइल्ड। आप ये बताओ क्या मर्जर पॉसिबल है? नो, ओनली बिटवीन सिमिलर ऑब्जेक्ट सेक्शन 8 कंपनी। अलग अलग ऑब्जेक्ट है ना, इसलिए अलाउड नहीं है, इस पे प्रैक्टिकल बन सकता है। याद रखना कि मर्जर और अमालगमेशन पॉसिबल ओनली बिटवीन सिमिलर ऑब्जेक्ट कंपनीज। इसके बाद में आ जाते हैं अपन, ये थ्योरी क्वेश्चन है, इसकी रीडिंग लगा लेना, ये थ्योरी ही है। आप बेसिकली देखोगे ना थ्योरी है, सिर्फ दे रखा है डेट वाइज, भाई अगर कंडीशन को फॉलो नहीं किया सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लाइसेंस को कैंसिल कर सकती है, कैंसिल करने से पहले क्या देगी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगी, क्या क्या ऑर्डर पास कर सकती है, वो सब बताना है। एक बार थ्योरी पार्ट है ना, रीडिंग लगा लेना इसकी। ये क्वेश्चन फ्लोराफोना लिमिटेड, मोस्ट इजी वन, प्राइवेट कंपनी, एम्प्लॉयज को नहीं लेते, एक्स एम्प्लॉयज को नहीं लेते, जॉइंट शेयर होल्डर को 1 काउंट किया जाएगा, सेल्फ करोगे हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 मुझे कराना है। क्वेश्चन नंबर 20, मिस्टर एक्स ने बेटा गुड्स खरीदे किससे, मैसर एबीसी लिमिटेड से, किस पे, क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट पीरियड कितना था, 1 महीने का, ठीक है। बिफोर ड्यू डेट मिस्टर एक्स जो है वो पहुंच गए किसके पास, कंपनी के पास, कि मैं जो है इस डेप्ट का पेमेंट करना चाहता हूँ, मुझे अपने सर पे कर्जा नहीं चाहिए, टाइम से पहले पेमेंट करने पहुंचे। उस समय वहां पर कौन था, मिस्टर जेड, मिस्टर जेड जो वॉज द फैक्ट्री सुपरवाइजर ऑफ द कंपनी। उसने बताया मिस्टर एक्स को कि अकाउंटेंट और कैशियर क्या है, छुट्टी पे है, और इस समय वही इंचार्ज है ऑफ रिसीविंग द पेमेंट, एंड ही मे पे द अमाउंट टू हिम। मिस्टर जेड ने क्या चीज दी है, पूरा आंसर इस पे डिसाइडेड है,
money receipt under his signature. आफ्टर 2 months कंपनी ने नोटिस जारी कर दिया मिस्टर एक्स को, क्या बोला कि भाई ड्यूज का पेमेंट करो। अब मिस्टर एक्स क्या बोलेंगे, भाई मैंने तो ऑलरेडी पेमेंट कर दिया। उस समय कौन था, मिस्टर जेड था, उसको पेमेंट कर दिया मैंने। ही ऑल्सो कंटेंडेड कि मिस्टर जेड तो आपकी कंपनी का एम्प्लॉई है, ठीक है। ही हैज मेड पेमेंट एंड बीइंग एन आउटसाइडर, उसने मिस्टर जेड की बात पे विश्वास किया है। इट इज अ जॉब ऑफ द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। आपसे पूछा गया है वेदर मिस्टर एक्स इज फ्री फ्रॉम द लायबिलिटी, क्या आउटसाइडर फ्री हुआ या नहीं हुआ, हो गया। रीजन इज दैट रिसिप्ट है, रसीद मिली है इसको। अगर आप अपनी फैक्ट्री के अंदर एक बंदे को बिठा रहे हो जिसके पास रिसिप्ट बुकलेट भी है और वो उसको साइन करके दे रहा है, तो भाई बंदा तो यही मानेगा ना आउटसाइडर की भाई इसके पास पेमेंट रिसीव करने का राइट है, ठीक है। सिर्फ पूरा आंसर किस पे टिका है, मनी रिसिप्ट, प्रूफ है इसके पास, ठीक है। आंसर इसके अकॉर्डिंग जाएगा, एक बार रीडिंग जरूर लगा लेना। पूरा आंसर मनी रिसिप्ट के अकॉर्डिंग आएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लगेगी, एक्स अपनी लायबिलिटी से रिलीव हो जाएगा। सेक्शन 8 कंपनी है, मेंबर्स को डिविडेंड नहीं दिया, मेंबर केस फाइल करना चाहते, कर सकते हैं क्या, नहीं। सेक्शन 8 कंपनी कभी अपने मेंबर्स को डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती। ये केस स्टडी है, आपके मेन एग्जाम में आई हुई है। जितना बड़ा क्वेश्चन है उससे भी छोटा आंसर, ठीक है। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था और आंसर किसने दिया है, आईसीआई। तो जरूरी नहीं है, यहाँ पर अपनी लेंथ का मैटर नहीं है, जो कॉन्सेप्ट है वो आ जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, रवि प्राइवेट लिमिटेड ने 5 करोड़ रुपए उधार लिए मुद्रा फाइनेंस लिमिटेड से। क्वेश्चन में साफ साफ बता दिया डेब्ट कैसा है, अल्ट्रा वायर्स है, पावर से बाहर है। एग्जामिन वेदर द कंपनी इज लायबल टू पे द डेब्ट, स्टेट द रेमेडी इफ एनी अवेलेबल टू द मुद्रा फाइनेंस लिमिटेड। भाई अल्ट्रा वायर्स डॉक्ट्राइन, नाइदर द कंपनी कैन sue नॉर इट कैन बी sued। तो कितना अमाउंट ले सकते हो, विच इज ऑथोराइज्ड इन द MOA, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो रेमेडीज अवेलेबल में ये क्या देगा, देखो भाई अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन पे ना तो कंपनी केस कर सकती है, ना ही इस पर केस फाइल किया जा सकता है। पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं MOA EOA, तो आपको इनको पढ़ के कंपनी के साथ कॉन्टेक्ट करना चाहिए। सो मुद्रा फाइनेंस लिमिटेड कैन क्लेम द अमाउंट विच इज एक्सप्रेस लिमिट प्रिस्क्राइब्ड इन द मेमोरेंडम। जीरो लिख के मत आना, क्वेश्चन कराया क्यों है वो सुनो। आप सोचोगे कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, आप क्या लिख के आओगे, ओनली अप टू द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड इन द मेमोरेंडम। जीरो डाल के मत आ जाना, ओनली अप टू द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड इन द मेमोरेंडम, इसके अकॉर्डिंग आंसर देना। लीगल प्रोविजन में क्या जाएगी, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है, बॉन्ड जारी करके अमाउंट ले सकते हैं जितना भी उनके शेयर होल्डर रेजोल्यूशन पास करके ऑथोराइज करे। कंपनी को पैसों की जरूरत थी, बॉन्ड जारी कर दिया मिस्टर एक्स को विदाउट पासिंग सच अ रेजोल्यूशन। कैन मिस्टर एक्स रिकवर द मनी, कुछ केस याद आ रहा है, रॉयल ब्रिटिश बैंक अगेंस्ट टर्कन, सेम मैटर ही तो था। आउटसाइडर की ड्यूटी थोड़ी ना कि वो जाके चेक करे कि आपकी कंपनी ने रेजोल्यूशन पास किया या नहीं किया, वो तो प्रिज्यूम कर सकते हैं that the formalities have been complied with by the company, ठीक है। रॉयल ब्रिटिश बैंक अगेंस्ट टर्कन के केस का मैटर देके आना पड़ेगा। आईसीआई जो आंसर दे रहे हैं ना उसमें रॉयल ब्रिटिश बैंक अगेंस्ट टर्कन का मैटर लिख के आना पड़ेगा शॉर्ट में, पीडीएफ में आपको दिया भी है। इस केस का मैटर आपको याद रखना है। कुछ क्रेडिटर्स हैं गेट रिच क्विक लिमिटेड के, उनकी कंप्लेन है कि कंपनी के प्रोमोटर्स ने कंपनी बनाई है ओनली टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स, सर्कमवेंट द कंप्लायंस ऑफ द लीगल प्रोविजन। इन दिस कॉन्टेक्स्ट वो आपकी एडवाइस चाहते हैं कि कॉर्पोरेट वेल क्या होता है, क्या प्रोमोटर्स पर्सनली लायबल माने जाएंगे फॉर द डेब्ट्स ऑफ द कंपनी। शॉर्ट में कॉर्पोरेट वेल थ्योरी, एक्सेप्शंस की ओनली हेडिंग, एक्सेप्शंस की ओनली हेडिंग कि इन केसेस में प्रोमोटर्स पर्सनली लायबल माने जाएंगे। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल हो जाएगी ना,
लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल होगी ना, तो पहले तो बताना है कि भाई कॉर्पोरेट वेल थ्योरी क्या है शॉर्ट में, फिर एक्सेप्शन की ओनली क्या डाल के आओगे, हेडिंग्स। यहाँ पे देखो ये एक्सेप्शंस की हेडिंग आप वाले से मैच नहीं करेगी, क्योंकि ये किसके पॉइंट्स है, इंटर वाले। 19-21 लैंग्वेज में डिफरेंस आता है। आप कौन सी डाल के आना, 5 पॉइंट जो आपकी मॉड्यूल में दिए हुए। 5 एक्सेप्शन पढ़े थे। डिटरमाइन द करेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर एनमी कंपनी और फ्रेंड, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, तो अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, एक्ट एज एजेंट और सब्सिडरी, ठीक है। और लास्ट पॉइंट था फ्रॉड, इम्प्रॉपर कंडक्ट और अनलॉफुल पर्पस। आप वही 5 डाल के आना जो अपने दिए हुए। कॉर्पोरेट वेल शॉर्ट में बताना और 5 क्या डालाना, पॉइंट्स। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो एसके इंफ्रास्ट्रक्चर करा चुकी हूँ गवर्नमेंट कंपनी, करा था ना, मोर देन 51% किसके पास, गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट की सब्सिडरी को भी क्या माना जाता है, गवर्नमेंट। ये मैंने करवा दिया था, देखो एबीसी लिमिटेड वाला। फॉरेन कंपनी हो चुका है, एसोसिएट कंपनी करवा दिया था। मोर देन मतलब जिसपे दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कितना लेते थे, 20%, है ना, और उससे ज्यादा और 51 से कम होना चाहिए। सब्सिडरी की रिलेशनशिप नहीं है। इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी आल्सो। ये क्वेश्चन आईसीआई का है, बुक से कराया था, बिल्कुल इजी सा है। करेक्ट है या इनकरेक्ट पूछ। नवीन वाला क्वेश्चन आईसीआई से कराया था, ओपीसी वाला, सिस्टर नवीता वाला। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला आ रहा है, साउंड सिंडिकेट लिमिटेड, और ये क्वेश्चन इन्होंने एज इट इज इंटर वाली मॉड्यूल से उठा के डाला है एग्जाम में। मेन एग्जाम में क्या था, देखो साउंड सिंडिकेट लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है। इसके आर्टिकल्स में पावर लिखी हुई है मैनेजिंग डायरेक्टर्स के ऊपर कि ये बोरो कर सकते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। एक कंपनी के डायरेक्टर है मिस्टर लिडल, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अप्रोच अनदर कंपनी जिसका नाम क्या है, इजी फाइनेंस लिमिटेड, एनबीएफसी है, और इससे क्या बोला, लोन चाहिए, कितने का, 25 लाख रुपए का। लैंडर एग्रीड टू गिव द लोन, लेटर ऑन साउंड सिंडिकेट लिमिटेड रिफ्यूज टू repay the money borrowed on the extent that no resolution authorizing the loan have been actually passed. Resolution पास नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो, and the lender should have inquired about the same, lender को जानकारी रखनी चाहिए थी, भाई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है ऊपर वाली सिचुएशन का, कि क्या साउंड सिंडिकेट लिमिटेड का कहना सही है या गलत है। गलत है। रॉयल ब्रिटिश बैंक अगेंस्ट टर्कन, याद आ रहा है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब बोलोगे कि मैम ये तो हम वैसे भी कर लेते हैं, इसके अंदर जो है ना 2 पॉइंट आ रहे हैं बेटा, जिनका मीनिंग मैं समझा रही हूँ। आंसर पार्ट में 2 पॉइंट दिए आईसीआई ने। पहला पॉइंट क्या आ रहा है, व्हाट हैपेंस इंटरनल टू द कंपनी इज नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिक नॉलेज। बाहर वाले को उससे कोई मतलब नहीं है। इंटरनल वर्किंग ऑफ द कंपनी इज इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ द कंपनी, इसके लिए आउटसाइडर जिम्मेदार नहीं होता। पढ़ा था। They can only presume कि intention of the company will be good, but do not know about the information is not private to। वो चीजें वो पता नहीं लगा सकते जिनकी इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं होती। सिर्फ वही चीजें पता लगाई जा सकती है जो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड है, जो क्या है, तुम्हारी पब्लिक डॉक्यूमेंट। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पब्लिक डॉक्यूमेंट होता नहीं है, तो पता चल ही नहीं सकता। पहला पॉइंट समझ आया। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, अगर ये डॉक्ट्राइन नहीं होती, इफ नॉट फॉर द डॉक्ट्राइन, अगर ये डॉक्ट्राइन नहीं होती तो कंपनी हमेशा बच जाती अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करने से। क्या कह करके मना कर देती कि हमारे ऑफिसर्स के पास तो काम करने की अथॉरिटी नहीं थी। अगर ये डॉक्ट्राइन नहीं होती, कंपनी हमेशा अपने दायित्वों से बच जाती। क्या बोल करके, हमारे ऑफिसर्स के पास तो काम करने की अथॉरिटी नहीं थी, हमेशा अल्ट्रा वायलेंस लगाने की कोशिश करती। इसलिए ये डॉक्ट्राइन लानी जरूरी थी। ये दोनों पॉइंट समझ आए कि नहीं आए। इफ नॉट फॉर द डॉक्ट्राइन का मतलब है अगर ये डॉक्ट्राइन नहीं होती। लिख लो, बाद में याद नहीं रहेगा तुम्हें। ये लाइन डिफिकल्ट है। इफ नॉट फॉर द डॉक्ट्राइन, अगर ये डॉक्ट्राइन नहीं होती तो कंपनी हमेशा बच जाती, ये कह करके कि काम करने की पावर हमारे ऑफिसर के पास नहीं, ये हमारी पावर से बाहर है। इस वजह से डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लगानी जरूरी थी, ताकि एक ऐसी भी डॉक्ट्राइन हो जो आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करे। ऐसी भी एक डॉक्ट्राइन होनी चाहिए जो आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करे।
अब वो जाके देखेगा थोड़ी ना डे टू डे अफेयर्स में भाई कंपनी ने रेजोल्यूशन पास किया या नहीं किया। ही कैन प्रिज्यूम कि कंपनी ने फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली। क्लियर है क्या बेटा, बताओ। एक इस तरीके का क्वेश्चन इस वाले में काफी आता है, देखो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, तो ये तो आप लिख लोगे, थ्योरी करी हुई है आपकी। ये देखो कुछ पढ़ा पढ़ा लग रहा है क्या? कंपनी सेक्रेटरी रूबेन, ग्रेट फिंजल कंसोलिडेटेड, कुछ याद आ रहा है? तो रूबेन अगेंस्ट ग्रेट फिंजल कंसोलिडेटेड पे केस स्टडी बनती है, मैंने उस समय भी बताया था ये केस स्टडी में पूछा जाता है। लीगल प्रोविजन में क्या दोगे? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट शॉर्ट में, और रॉयल ब्रिटिश बैंक का केस एक्सप्लेन करना है बेटा, याद रखना। रॉयल ब्रिटिश बैंक अगेंस्ट टर्किन का केस, इंडोर मैनेजमेंट की डॉक्ट्राइन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है, शॉर्ट में दे रहा जा रहा है, हर जगह शॉर्ट में एक्सप्लेन किया गया है। पीडीएफ में मैंने भी आपको शॉर्ट में लिख के दिया है, रॉयल ब्रिटिश बैंक अगेंस्ट टर्किन, इसी वजह से। तो इस केस का मैटर ये दे रहा है। यूजुअली केस का मैटर नहीं देते, सिर्फ क्या देते बेटा, नाम, ठीक है। लेकिन इसके सभी क्वेश्चंस में आज तक मैटर आया है, तो आपको शॉर्ट में डालना पड़ेगा, ठीक है। आगे क्या चीज दी हुई है वो देखो एक बार, कि ये डॉक्ट्राइन हमारी एप्लीकेबल नहीं होती 3 केसेस में, तीनों एक्सेप्शन के नाम दे देना। फिर किस पे आ जाओगे तुम? थर्ड एक्सेप्शन, फॉर्जरी पे। फिर बोलना डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट विल नॉट अप्लाई एज द सर्टिफिकेट इज अ फॉर्जरी, और फॉर्जरी में किसी को भी गुड टाइटल नहीं मिलती। ए को भी नहीं मिली तो बी को कैसे मिलेगी? टाइटल ऑफ बायर कैन नेवर बी बेटर देन दैट ऑफ द सेलर। कुछ याद आ रहा है? नेमो दैट कोड नॉन हैबिट। जो चीज ए के पास नहीं है, ए आगे बी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। केस का नाम रूबेन अगेंस्ट ग्रेट फिंजल कंसोलिडेटेड। इट वाज हेल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कभी भी नहीं लगेगी किस पे? फॉर्जरी पे। इज नेवर एप्लीकेबल ऑन फॉर्जरी। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। रूबेन वाले पॉइंट पे पूछता है ये, इस पे ईयर नहीं लिखा है बट तुम करके जाना अच्छे से इसको। ये वाला क्वेश्चन मुझे कराना है क्योंकि ये नहीं होगा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ लिमिटेड कंपनी, एक कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा है मिस्टर एक्स को क्या बनाया जाएगा? लॉ ऑफिसर, और उसे तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि वो मिसकंडक्ट का दोषी नहीं पाया जाता। कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा है मिस्टर एक्स को क्या बनाएंगे? लॉ ऑफिसर, उसे तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि वो मिसकंडक्ट का दोषी नहीं पाया जाता। कंपनी ने उसको हटा दिया इवन दो ही वॉज नॉट गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। आपको बताना है क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। आर्टिकल्स है ना, कंपनी के खुद के इंटरनल रूल्स और रेगुलेशन है। किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं? कंपनी और मेंबर्स के बीच में। कंपनी और मेंबर्स के बीच की रिलेशनशिप को आर्टिकल्स मैनेज करते हैं, नॉट द कंपनी एंड द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स जो लॉ ऑफिसर है वो आपका मेंबर नहीं है कंपनी का, इसकी वजह से जो कंपनी है वो एक्स के प्रति जिम्मेदार नहीं है। डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ी थी। ओनली द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू ईच अदर। पार्टिकल कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बना रहे हैं? कंपनी और मेंबर्स। केस फाइल करना है कंपनी पे, इस केस में कौन कर सकते थे? ओनली मेंबर्स। लॉ ऑफिसर मेंबर नहीं है, लॉ ऑफिसर मेंबर नहीं है। कैसे दिया है आंसर देखो बेटा एक बार। सबसे पहले बताया सेक्शन 5 के अंदर, सेक्शन 5(1) में बोला था कि इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ कंपनी होते हैं आर्टिकल्स में। 5(2) में बोला गया था कंटेंट्स ऑफ एओए हैं ये, कंपनी चाहे तो एडिशनल मैटर भी आर्टिकल्स में डलवा सकती है, यही था। और कंटेन ऑल द मैटर्स जो कहाँ दिए हुए हैं? एक्ट में दिए हुए हैं। एडिशनल मैटर्स भी चाहे तो कंपनी डलवा सकती है। इसके बाद में बताया रिमूवल ऑफ लॉ ऑफिसर। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स आर बाइंडिंग ऑन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स, कि भाई हम जो भी प्रोविजन है मेमोरेंडम और आर्टिकल के उनको क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। ऐसा माना जाएगा जैसे इन पे क्या किया है, इन्होंने साइन किया है। सेक्शन नंबर 10 दिया है, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एमओए एंड एओए। एमओए एओए रजिस्टर होने के बाद कंपनी और मेंबर्स के बीच में बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। ऐसा माना जाएगा जैसे इन्होंने इस पे पर्सनली सिग्नेचर किया है। क्या लिखा है इसमें? कि हम कंपनी के एमओए और एओए को फॉलो करेंगे, यही था।
हाउएवर कंपनी सिर्फ किसके जिम्मेदार है? मेंबर्स के लिए, नॉट बाउंड टू आउटसाइडर। और ये लॉ ऑफिसर आउटसाइडर है। दिस इज बेस्ड ऑन द जनरल रूल ऑफ लॉ। क्या? स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट एक्वायर एनी राइट। क्या बोलते थे इसको? डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट कभी भी आउटसाइडर को कोई राइट नहीं देता, ठीक है, तो इसको नहीं मिलेगा राइट। इन दिस केस आर्टिकल्स कन्फर्ड अ राइट ऑन एक्स लॉ ऑफिसर, उसे हटाया नहीं जाएगा जब तक मिसकंडक्ट का दोषी ना हो। एक्स कैन नॉट एनफोर्स द राइट कन्फर्ड ऑन हिम बाय द आर्टिकल्स अगेंस्ट द कंपनी। एक्शन टेकन बाय कंपनी इज वैलिड। और वैसे भी आर्टिकल्स इनके खुद के रूल्स और रेगुलेशन है, दे कैन बी इजिली अल्टर्ड बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। ये तुम्हें नहीं करना, केस का नाम, केस का नाम तुम्हें याद नहीं करना। बेटा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जारी होता था, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जारी होता था तो हम बोलते थे इट इज द कॉन्क्लूसिव एविडेंस कि भाई कंपनी अस्तित्व में आ गई है और कंपनी ने सारी फॉर्मेलिटीज रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड पूरी कर ली है, ठीक है। एक बार कंपनी को COI जारी हो गया, इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड, इट कैन बी चैलेंज्ड ओनली इन वन सिचुएशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी इज इलीगल। इलीगल को लीगल तो COI भी नहीं बना सकता, इलीगल को लीगल तो COI भी नहीं बना सकता। कंपनी कैन बी फॉर्म ओनली फॉर द लॉफुल ऑब्जेक्ट। क्या लिखा है पढ़ो एक बार। MOA में कंपनी के किसको दिए गए? ROC को फॉर रजिस्ट्रेशन। आफ्टर कंप्लाइंग विद ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज कंपनी ने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। वही बिजनेस कर रही है जो कहाँ लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट क्लॉज में, विच वॉज क्लियरली एन इलीगल बिजनेस। कंपनी का ये कहना है कि अब आप नेचर ऑफ बिजनेस में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते क्योंकि आपने हमें COI जारी कर दिया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी का कंटेंशन है नेचर ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी गॉन एज द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज कंक्लूसिव। आपको आंसर करना है द क्वेश्चन वेदर द कंपनीज कंटेंशन इज करेक्ट और नॉट। क्या कंपनी का कहना सही है? नहीं है, कंपनी का कहना गलत है। इलीगल को लीगल तो COI भी नहीं बना सकता। पहले इन्होंने बताया सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग कंपनी सिर्फ और सिर्फ लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए बनाई जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए। पढ़ा था ना, 7 और मोर पर्सन लॉफुल ऑब्जेक्ट पब्लिक कंपनी, 2 और मोर पर्सन लॉफुल ऑब्जेक्ट प्राइवेट कंपनी, 1 पर्सन लॉफुल ऑब्जेक्ट OPC। सेक्शन 3 में था 3(1)(a), 3(1)(b), 3(1)(c). फिर बात की सेक्शन 9 की। इन्होंने सेक्शन 9 में बताया कंपनी को उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक कब मिलती है? आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। हमें कहाँ से मैटर एक बार देखना है, ये देखो एक बार। इन द प्रेजेंट प्रॉब्लम द कंपनीज कंटेंशन इज रॉन्ग, though a certificate of incorporation is a conclusive evidence of formation, it does not render its illegal object as legal। केस का नाम आया था, अगर याद हो तो करना, अदरवाइज मत करना। कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? स्टेट्यूट डज नॉट प्रोवाइड दैट, लॉ में कहीं नहीं लिखा है ऑल और एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में दिए गए ऑब्जेक्ट जो कि कैसे हैं? इलीगल है। COI जारी हो जाए तो लीगल बन जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा। इलीगल को लीगल तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी नहीं बना सकता। Therefore, contention of the company that the nature of business cannot be gone into after certificate has been obtained is not tenable। कंपनी का कहना सही नहीं है। इलीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपने आप में एक आधार है जिसके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए? ROC को कैंसिल कर देना चाहिए सर्टिफिकेट। रेक्टिफाई इज ग्रॉस मिस्टेक। स्यू मोटो मतलब अपनी इच्छा से, ओन विल, खुद की इच्छा से रजिस्ट्रार को क्या करना चाहिए? नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए और इस सर्टिफिकेट को कैंसिल कर देना चाहिए, और इस सर्टिफिकेट को कैंसिल कर देना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है बताओ? क्योंकि इलीगल को लीगल तो COI भी नहीं बना सकता। एक कंपनी है बेटा, वो ट्रेड कर, उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है कि ट्रेडिंग करेगी किसमें? फ्रूट एंड वेजिटेबल में। और उसने ट्रेडिंग शुरू कर दी किसके अंदर? स्टील में। अल्ट्रा वायर्स है या नहीं है बताओ? अल्ट्रा वायर्स है, अल्ट्रा वायर्स है। इसको आप अच्छे से करके जाना, एक बार रीडिंग जरूर लगा लेना। कंपनी सिर्फ वही काम कर सकती है जो उसकी एक्सप्रेस पावर या इम्प्लाइड पावर में आता है। एक्सप्रेस पावर मतलब जो उसके MOA के ऑब्जेक्ट क्लॉज में दिया हुआ है या उससे जुड़े हुए मैटर।
कंपनी के पास वही काम करने की अथॉरिटी है, उसके अलावा कोई काम करने की अथॉरिटी कंपनी के पास नहीं है, वरना वो हो जाते हैं अल्ट्रा वायर्स। MOA AOA पब्लिक डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले चेक कर लो कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर है या नहीं है। अगर दिक्कत हुई तो फिर कंपनी तो बच जाएगी, कौन जिम्मेदार होगा? आउटसाइडर। तो इस केस में मिस्टर जे यानी आउटसाइडर को जिम्मेदार माना जाएगा। सेक्शन 4 इन्होंने दे रखा है 41C, आप चाहे सेक्शन नंबर मत देना, जरूरत नहीं है अपन को देना। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसके अंदर देखो एक सीक्वेंस बनाना, ESR प्राइवेट लिमिटेड लिखो एक बार, ESR प्राइवेट लिमिटेड, इसकी 2 सब्सिडरी है, कौन कौन है? XYZ प्राइवेट लिमिटेड और PCL प्राइवेट लिमिटेड। और इन दोनों कंपनीज के पास मिला के एक कंपनी है तुम्हारी AVS प्राइवेट लिमिटेड, जिसके मोर देन 50% शेयर्स हैं। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि क्या AVS प्राइवेट लिमिटेड ESR प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी है? द आंसर इज यस। ये बना लो, ये बना लो, तुम घर जाके करोगे ना तो तुमसे आराम से हो जाएगा। ESR प्राइवेट लिमिटेड मेन कंपनी, उसकी 2 सब्सिडरी XYZ और BCL, इन दोनों के पास मिला के एक कंपनी AVS प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके मोर देन 50% शेयर है। बिल्कुल वही सीक्वेंस है, देखो A की सब्सिडरी B की सब्सिडरी C, तो C को A की भी सब्सिडरी माना जाएगा, वही लॉजिक लगेगा। थ्योरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गारंटी कंपनी वाला हमने कर लिया था, ये मैंने आपको ICI से करवाया था, तिनशो मैनेजी पैटेट डी वाला, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे और दिया हुआ है, एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, कितने हैं इसमें मेंबर्स? 5, और जा रहे थे, किसी एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो गई, क्या कंपनी खत्म हो गई? क्या नहीं हुई। अब इनके शेयर्स का होगा क्या, ये बता दो बस। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बाय प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन शेयर्स चले जाएंगे, ठीक है। अब ट्रांसफर वर्ड यूज मत करना, ट्रांसफर कब होता है? लिविंग पर्सन के बीच में, और आफ्टर डेथ होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन। 1-2 लाइन अंडरलाइन करवा रही है, वो कर लो। लीगल प्रोसेस विल बी फॉर द सक्सेसर ऑफ द डिसीज शेयर होल्डर टू गेट द शेयर्स रजिस्टर्ड इन देयर नेम बाय वे ऑफ प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन ऑफ। कंपनी विल cease to exist only when it is bounded up by the law. Made by law can be destroyed only by law. नहीं, आपको नहीं देना, आपको नहीं देना, जब तक पूछा ना जाए आप तो सीधे डाल के आना परपेचुअल सक्सेशन। नहीं, इसमें नहीं दिया, नहीं दिया, आंसर अपने नहीं है बेटा। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी मैंने नहीं बनाया, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पिक्ड है, तो एक भी आंसर यहाँ पे मैम का बनाया हुआ नहीं है। तो यहाँ तक कर लोगे बेटा? बताओ, कंपनी के प्रैक्टिकल अच्छे से करके जाना। 13 मार्क्स का कवरेज है बेटा। 5th वाला कौन सा है? ये आपको ऐशबरी वाला केस का सिर्फ नाम देना है, नीचे जो दिया हुआ है इसमें आपको ये नहीं देना। कौन सा? आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि मिस्टर जे जो है कंपनी के अगेंस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट को लागू नहीं करवा सकता। सिर्फ इसकी रीडिंग लगा लेना, मैं आराम से समझ में आएगा। एक बार रीडिंग लगा के देखो, आप वहां पे तो टाइम लिमिट के हिसाब से करोगे, एक बार रीडिंग जरूर लगाना। क्वेश्चन कितने नंबर का आता है उसके अकॉर्डिंग दोगे। आपको पता है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स है, 4 नंबर का आया तो मैटर उस हिसाब से देना, 6 मार्क्स का आया तो उस हिसाब से देना। अभी तक एग्जाम में आया नहीं है ना ये, तो मैं कह नहीं सकती, बिल्कुल वैसे ही करना है, नहीं देना। तुम्हारा आंसर यहाँ पे वाइंड अप हो गया। कहाँ पे? मिस्टर जे शुड बी एडवाइज्ड अकॉर्डिंगली, खत्म। मिस्टर जे शुड बी एडवाइज्ड अकॉर्डिंगली। आगे वाले केसेस हमने पढ़े ही नहीं है तो हम क्यों देंगे? तो यहाँ तक का बेटा आपको मैटर करना है। केस स्टडी मैंने करवाई है। स्टिल कोई भी डाउट हो आपको, आप मुझसे मोबाइल पे भी पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर ऐप पे तो डाल ही सकते हो।
तो उसके अकॉर्डिंग आप पूछ लेना, एक बार मैंने करवा दिया, ठीक है। तो अलग से पूछ लेना मुझसे, व्हाट्सएप पे डाल देना, वैसे तो अभी करा ही मैंने। एक क्वेरी है यहाँ पे देखो कि मैम एलएलपी कितने मार्क्स का आता है। सोनिया एलएलपी आती है बेटा 5 मार्क्स, फिक्स्ड है, 5 मार्क्स की ही क्वेश्चन आते हैं, ना तो आपसे एक नंबर ज्यादा पूछेगा ना एक नंबर कम, ओनली ऑफ 5 मार्क्स। तो इसमें आईसीआई के पीछे वाले क्वेश्चन डिफरेंसेस इतने अच्छे से करके जाना, तो मोस्ट प्रोबेबली है कि उसमें से आपका आ जाना चाहिए। एनी अदर क्वेरी बेटा, किसी की कोई है तो पूछो बेटा, अदरवाइज मैंने अपने भी आप पे एक बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवा दिए हमको। आज टेस्ट में कितने क्वेश्चन दिए बेटा? पेपर आज नहीं बनाया मैंने, बनाए हुए मुझे महीना हो चुका है, आई डोंट रिमेम्बर, 7-8 क्वेश्चन समथिंग होंगे। कल से लॉ की क्लास होगी क्या? नहीं होगी बेटा, अपना कोर्स कंप्लीट हो चुका है उमेश। अब सिर्फ क्वेरीज वगैरह जो आप मुझसे पूछोगे वो मैं अकॉर्डिंगली आपको आंसर करूंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच क्लास, हैव अ नाइस डे। एक बार पेपर करने का तरीका बता दो। पेपर करने का तरीका यही है भाई, देखो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है पहले लीगल प्रोविजन, फिर फैक्ट, फिर कंक्लूजन, और थ्योरी क्वेश्चन में टॉपिक एज इट इज आपका एक्सप्लेन होता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है, सभी को करना होता है, और बाकी क्वेश्चन में आपको एक की चॉइस मिलती है, 5 में से 4 अटेम्प्ट करने होते हैं, एक क्वेश्चन की बेटा अपने पास चॉइस होती है। जितने मार्क्स का क्वेश्चन आए उसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना, किसी क्वेश्चन को ज्यादा अगर टाइम देते हो ना तो आता हुआ क्वेश्चन ऑब्वियसली छूटेगा, टाइम मैनेज करना। ऐप पे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं।